एपिसोड 6। पीहू की एंट्री। अब तक वीर उस आदमी को देख के हंस रहा था। वो आदमी त्रियांश के पैर में गिर के गिड़गिड़ा रहा था कि ऐसा ना करे। तभी त्रियांश उस आदमी को देख के बोलता है, ये सब तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था ना, जब मुझसे पंगा लेने की सोच रहे थे। अब बहुत देर हो गई। इतना बोल के वो वीर को देख बोलता है, वीडियो हर न्यूज चैनल पर चाहिए मुझे, समझे। तो वीर वैसा ही करता है और सब न्यूज चैनल को वो वीडियो भेज देता है। तभी वहां उस यॉट में न्यूज चलने लगती है जहां उसकी बेटी वीर के साथ थी। उस लड़की का चेहरा दिख रहा था पर वीर का चेहरा नहीं दिख रहा था, उसके चेहरे को ब्लर किया गया था। ये देख के उस आदमी को गुस्सा आता है और वो उठ के त्रियांश पर हमला करता है, पर त्रियांश उसी का हमला उस पे करता है। उस आदमी ने अपने पैंट में से इस चाकू निकाला था और उसे त्रियांश पर चलाया था, पर त्रियांश ने अपनी फुर्ती दिखा के वो चाकू उसके हाथ से लेके उसे के पेट में घुसा देता है। अब आगे त्रियांश उस आदमी को चाकू मारता है, उससे भी उसका पेट नहीं भरता तो त्रियांश उस आदमी के पेट से चाकू निकालता है और फिर एक बार मरता है। ऐसे ही त्रियांश ना जाने कितनी बार उस आदमी को चाकू मारता है। त्रियांश के चेहरे पर कोई गिल्ट नहीं था उस आदमी को जान से मारने का, उसका चेहरा अभी भी भावहीन था। उस आदमी का खून त्रियांश पर भी आए थे जिससे त्रियांश खून से भर गया था और खतरनाक भी दिख रहा था। त्रियांश उसे आखिरी चाकू मारने के बाद उसे यॉट से नीचे किसी कचरे की तरह फेंक देता है और अपनी खतरनाक आंखों से सबको देखता है जो वहां डील करने आए थे। सब लोग त्रियांश का ये रूप देखकर डर जाते हैं। जो लोग डील करने आए थे वो लोग जल्दी से वीर के पास जाके बोलते हैं, हमने ये डील फिक्स कर दी है, हम आपको कुछ देर में 10 करोड़ भेज देते हैं, आप हमें बस ये ड्रग्स हमारे देश पहुंच देना। इतना बोल के वो डीलर वहां से निकल के भागने लगते हैं, जिसे देख वीर जो सोफे पर बैठा था उसके चेहरे पर खतरनाक स्माइल आती है। वहीं दूसरी तरफ एक घर जो ज्यादा बड़ा नहीं था पर हाँ छोटा भी नहीं था, वो घर देखने में काफी खूबसूरत था। उस घर के बाहर दो कार खड़ी थी जो ज्यादा महंगी नहीं थी। तभी उस घर में से एक औरत की आवाज आती है, वो बोल रही थी, प्रिंसेस उठो, देखो कितना टाइम हो गया है। ये सब बोलते हुए वो औरत एक रूम में जाती है, उस रूम के खिड़की के पर्दे हटा देती है जिससे सूरज की किरणें उसे मासूम सी लड़की के चेहरे पर पड़ती है जो बेड पर अपना टेटी को कस के पकड़ के सो रही थी। जैसे ही उसके चेहरे पर हल्की हल्की धूप गलती है तो वो लड़की चादर अपने मुंह पे लेके सो जाती है, जिसे देख वो औरत अपना सरनामे हिला देती है। वो औरत उस लड़की को उठाने लगती है पर मजाल है कि वो लड़की उठे। तभी उस औरत के दिमाग में कुछ आता है और वो उससे लड़की को देख बोलती है, देखो अगर तुम अभी नहीं उठी तो मैं तुम्हारा सारा ब्रेकफास्ट रामू काका को दे दूंगी, फिर रामू काका अच्छा ब्रेकफास्ट खाएंगे जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, चॉकलेट मिल्क शेक, सैंडविच, तुम्हारा फेवरेट क्रीम केक, सब मैं रामू काका को से दूंगी। अब मैं जा रही हूँ सारा ब्रेकफास्ट रामू काका को देने। इतना सुनते ही वो लड़की झट से अपने बेड से उठकर बाहर भागते हुए अपनी प्यारी आवाज में बोलती है, नहीं मम्मा, मेरा ब्रेकफास्ट रामू काका को मत दो, अगर रामू काका ने मेरा ब्रेकफास्ट खाया तो आपकी पीहू क्या खाएगी। मम्मा खाइए है हमारे कहानी की हीरोइन पीहू जो है तो सही 18 साल की, पर उसका दिमाग है 5 साल की बच्ची की तरह। वो औरत पीछे मुड़ के पीहू को देखती है जो अपना छोटा सा टेटी अपने छोटे छोटे हाथों में पकड़कर अपने छोटे छोटे पैरों से भागते हुए उस औरत के पास आती है जो उसकी मम्मी थी। उसका नाम आनंदी कपूर को सिंगल मदर है, दिखने में काफी खूबसूरत। यही खूबसूरती तो पीहू को विरासत में मिली है जो दिखने में काफी खूबसूरत है। आओ तो बात करते हैं हमारे हीरोइन के बारे में। समुद्र जैसे गहरी नीली आंखें जिसमें मासूमियत ही मासूमियत है, काले घने बाल जो उसकी कमर से थोड़ा ऊपर है, चेहरा तो इतना मासूम कि सामने वाला सोचने पर मजबूर हो जाए कि कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है। उसकी मासूमियत ही उसकी खूबसूरत में चांद चांद लगा रही थी। पीहू का गोरा गोल्डन रंग, हाइट 5.2 है, फिगर किसी मोहन से कम नहीं है। आनंदी जी पीहू को इस तरह भागता देख अपनी चिंता भरी आवाज में बोलती है, अरे अरे पीहू इतना मत भागो, गिर जाओगी। पीहू अपने छोटे छोटे हाथों में टेटी को पकड़े आनंदी जी के पास आके बोलती है, ममा आप मेरा ब्रेकफास्ट किसी को मत देना, पीहू सारा ब्रेकफास्ट खा जाएगी। आनंदी जी पीहू को देख हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ मैं तुम्हारा खाना किसी को नहीं दूंगी, पहले फ्रेश तो हो जाओ ना। पीहू अपने मुंह का पाउत बना के अपनी प्यारी सी आवाज में बोलती है, नहीं ममा पहले खाना फिर बड़े नहाना। आनंदी जी पीहू की बात सुन के हंसने लगती है और बोलती है, नहीं चलो पहले नहा लो फिर खाना मिलेगा। इतना बोल के आनंदी जी पीहू को लेके फिर से उसकी रूम में जाती है और उसे वॉशरूम के बाहर खड़े होके बोलती है, जाओ जाके नहाओ। पीहू आनंदी जी को देखते हुए अपना मुंह बना के बोलती है, ममा आप पीहू को नाय नाय करवाओ ना। आनंदी जी पीहू का मुंह देख बोलती है, नहीं अब तुम्हें खुद ही नहाना सीखना होगा। डन। कैसा होगा पीहू और त्रियांश का सफर, एक जो सबको मारता है और हॉटलेस है और एक है जो मासूमियत की मूर्ति है जिसे इस दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। तो देखते हैं कैसा होगा इनका सफर। अच्छे अच्छे रेटिंग और रिव्यू दे ताकि ये स्टोरी आगे भी चले, और हाँ कमेंट और लाइक करे। ओके। एपिसोड 7, मेरी पीहू को कौन बचाएगा। अब तक पीहू अपने छोटे छोटे हाथों में टेटी को पकड़े आनंदी जी के पास आके बोलती है, ममा आप मेरा ब्रेकफास्ट किसी को मत देना, पीहू सारा ब्रेकफास्ट खा जाएगी।
आनंदी जी पीहू को देख हंसते हुए बोलती है, हाँ हाँ मैं तुम्हारा खाना किसी को नहीं दूंगी, पहले फ्रेश तो हो जाओ ना। पीहू अपने मुंह का पाउत बना के अपनी प्यारी सी आवाज में बोलती है, नहीं मम्मा पहले खाना फिर बड़े नहाना। आनंदी जी पीहू की बात सुन के हंसने लगती है और बोलती है, नहीं चलो पहले नहा लो फिर खाना मिलेगा। इतना बोल के आनंदी जी पीहू को लेके फिर से उसकी रूम में जाती है और उसे वॉशरूम के बाहर खड़े होके बोलती है, जाओ जाके नहाओ। पीहू आनंदी जी को देखते हुए अपना मुंह बना के बोलती है, मम्मा आप पीहू को नाय नाय करवाओ ना। आनंदी जी पीहू का मुंह देख बोलती है, नहीं अब तुम्हें खुद ही नहाना सीखना होगा। अब आगे पीहू अपना छोटा सा मुंह गुब्बारे जितना फुला लेती है और मम्मी को देख अपने क्यूट से आवाज में बोलती है, मम्मी चलो ना नन्ही नन्ही करवाओ ना। आनंदी जी उसे देख अपनी आंखों छोटी करके बोलती है, नहीं पीहू जाओ जाके खुद ही नहाओ, नहीं तो तुम्हारा सारा खाना मैं रामू काका को दे देती हूँ। इतना बोल के आनंदी जी जाने लगी, तभी पीहू झट से आनंदी जी के सामने आके उनके हाथ में अपना छोटा सा टेटी दे देती है और अपनी क्यूट सी आवाज में बोलती है, नहीं नहीं मम्मी पीहू जा रही है नन्ही नन्ही करने। इतना बोल के पीहू वॉशरूम में घुस जाती है। आनंदी जी पीहू को देख पहले तो उसकी प्यारी प्यारी बातें और हरकतें देख मुस्कुरा देती है, फिर उनके चेहरे पर एक उदासी आ जाती है और वो वॉशरूम के डोर के पास देखकर बोलती है, मुझे तुम्हें स्टोन बनाना ही होगा, पर मैं ये सब कैसे करूंगी अकेले, कब तक मैं तुम्हें उस दरिंदे से बचाऊंगी। इतना सब याद करते हुए और बोलते हुए आनंदी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आनंदी जी अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है, नहीं कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इतना बोल के आनंदी जी पीहू के लिए एक अच्छा सा फ्रॉक निकाल के रख देती है और रूम से बाहर निकल जाती है। पीहू थोड़ी देर में नहा के बाहर आती है और अपने रूम को अपनी छोटी छोटी क्यूट आंखों से देखते हुए बोलती है, अरे मम्मी कहाँ गई, अब पीहू क्या पहनेगी। तभी उसकी नज़र बेड पर जाती है और उसे देख पीहू खुश होते हुए बोलती है, अरे मम्मी ने पीहू के लिए फ्रॉक निकाल के रखा है। इतना सब बोलते हुए पीहू अपने दोनों से ताली बजा रही थी और उस फ्रॉक को देख के खुश हो रही थी। पीहू जल्दी से उस फ्रॉक को लेती है और पहनने लगती है। पीहू वो फ्रॉक पहनकर जल्दी से नीचे आती है और मम्मी मम्मी करके बुलाने लगती है, मम्मी मम्मी कहाँ हो। पीहू का बहुत जोर से भूख लगी है। तभी आनंदी जी किचन से बाहर आते हुए बोलती है, अरे अरे रुको ला रही हूँ तुम्हारा ब्रेकफास्ट। इतना बोल के आनंदी जी वो खाना डाइनिंग टेबल पर रख देती है, जिसे देख पीहू अपने गुलाबी होठों पर जिभ फेरते हुए बोलती है, चॉकलेट मिल्क शेक। इतना बोल के पीहू लपक के चॉकलेट मिल्क शेक को उठा लेती है और उसे अपने छोटे से मुंह को लगा के पीने लगती है। आनंदी जी पीहू की हरकत देखकर उस पे गुस्सा करते हुए बोलती है, पीहू ठीक से बैठ के पियो और ऐसे कोई हरकत करता है, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है कि ठीक से चेयर पर बैठकर खाना खाना चाहिए ना। तो मुंह अपना क्यूट सा फेस बनाकर चेयर पर बैठ जाती है और चुपचाप ब्रेकअप फास्ट करने लगती है। तभी आनंदी जी का फोन बजता है। आनंदी जी फोन को देख उस पे सो हो रहे नाम को देख एक नजर पीहू को देखती है और फिर पीहू से बोलती है, पीहू तुम खाना खाओ मैं अभी आए। हाँ तो पीहू अपना छोटा सा सर हाँ में हिला देती है और खाना खाने लगती है। आनंदी जी फोन लेके घर के एक कोने में चली जाती है और कॉल पिक करती है तो सामने से आवाज आती है, तुम पीहू को लेके मेरे घर आ जाओ, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। आनंदी जी ये सुन के बोलती है, पर भाई आपको प्रॉब्लम होगी, आपके परिवार की जान पर बनाएगी और मैं आपके परिवार पर कोई खतरा नहीं चाहती हूँ। आपने अब तक जितना किया है वही बहुत है मेरे लिए, अगर मैं आपके घर आ गई तो वो आपके परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इतना बोल के आनंदी जी रोने लगी। आनंदी जी को रोने की आवाज सुनकर सामने वाला इंसान बोलता है, देखो आनंदी तुमने मुझे भाई कहा है तो अब मुझे मेरा काम करने दो, तुम पीहू को लेके मेरे घर आओ क्योंकि वो बहुत जल्द वहां आने वाला है, तो कैसे बचाएगी पीहू को। आनंदी जी रोते हुए बोलती है, पर भाई हमारे वजह से वो आपको भी जान से मार देगा और मैं इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर आपको भी कुछ हो गया तो मैं क्या करूं, मेरी पीहू को कौन बचाएगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई मैं क्या करूं। तो सामने से आवाज आती है, तुम चिंता मत करो मैं कोई दूसरा रास्ता निकालता हूँ जिसे वो हमें कुछ नहीं कर सकता और पीहू भी बच जाएगी। इतना बोल के वो आदमी कॉल कट करता है तो आनंदी से भी अपने आंसू पोंछते हुए डाइनिंग टेबल पर देखती है तो शॉक हो जाती है और डरते हुए डाइनिंग टेबल के पास जाती है और अपने आप से बोलती है, पीहू कहाँ है, डन कहाँ गई पीहू और किसे आनंदी से उसे बचा रही है, क्या आनंदी से पीहू को उस इंसान से बचाने में कामयाब हो पाएगी। जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी खलनायक। एपिसोड 8 पीहू की जिद। अब तक आनंदी जी रोते हुए बोलती है, पर भाई हमारे वजह से वो आपको भी जान से मार देगा और मैं इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर आपको भी कुछ हो गया तो मैं क्या करूं, मेरी पीहू को कौन बचाएगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई मैं क्या करूं। तो सामने से आवाज आती है, तुम चिंता मत करो मैं कोई दूसरा रास्ता निकालता हूँ जिसे वो हमें कुछ नहीं कर सकता और पीहू भी बच जाएगी। इतना बोल के वो आदमी कॉल कट करता है तो आनंदी से भी अपने आंसू पोंछते हुए डाइनिंग टेबल पर देखती है तो शॉक हो जाती है और डरते हुए डाइनिंग टेबल के पास जाती है और अपने आप से बोलती है, पीहू कहाँ है। अब आगे
आनंदी जी बहुत डर गई थी। तभी उनकी नज़र डोर की तरफ जाती है और उनकी आंखें छोटी हो जाती है क्योंकि पीहू अपना छोटा टेडी बेयर पकड़े धीरे धीरे घर से बाहर जाने की कोशिश कर रही थी। आनंदी जी जो डरी हुई थी वो पीहू को देख के चैन की सांस लेती है और बोलती है, पीहू वहीं रुको। पीहू जो अपने टेडी बेयर से बात कर रही थी वो अपने टेडी से बोल रही थी, डोडो चलो जल्दी चलो, मम्मा यहाँ नहीं है, तब तक हम बाहर घूमकर आते हैं, अगर मम्मा आ गई तो हमें हमेशा की तरह बाहर जाने नहीं देगी। तभी पीहू के कानों में आनंदी जी की आवाज आती है जो बोल रही थी, पीहू वहीं रुक जाओ। पीहू अपना क्यूट सा मुंह बना लेती है और जल्दी से आंखें बंद करके बोलती है, अरे डोडो हमें मम्मा ने पकड़ लिया फिर से, अब हम बाहर कैसे जाएंगे डोडो। ये सब पीहू बड़े क्यूट सी आवाज में बोल रही थी। आनंदी जी पीहू के पास आती है और पीहू के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, पीहू मैंने क्या कहा था, तुम मुझे बिना बताए कहीं नहीं जाओगी ना। फिर पीहू तपाक से अपने क्यूट से आवाज में बोलती है, और मम्मी आप फोन पे बात कर रही थी ना, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आनंदी जी पीहू की बात सुन के अपनी आंखों को छोटा करके बोलती है, अरे वाह मैं फोन पर बात कर रही थी इसलिए नहीं बताया, पर मैंने तुम्हें क्या कहा था कि घर से बाहर नहीं जाना है, पर तुम तो घर से बाहर जा रही थी। पीहू अपना क्यूट सा मुंह पिचका के बोलती है, मम्मा मुझे और डोडो को बाहर जाना है खेलने के लिए, पर आप हो कि हमें बाहर जाने ही नहीं देती हो, है ना डोडो, मम्मी हमें घर से बाहर जाने नहीं देती ना। आनंदी जो उसकी बात सुन के बोलती है, घर से बाहर नहीं जाओगी तुम, जो भी खेलना है यही खोलो घर में, घर से बाहर नहीं जाओगी तुम, समझी, चलो अंदर जाओ, जाके वहां खेलो अपने डोडो के साथ। पीहू मुंह बना के जिद करते हुए बोलती है, नहीं मम्मा पीहू को आज बाहर खेलना है, पीहू रोज घर के अंदर खेलती है, आज पीहू घर के बाहर खेलेगी डोडो के साथ। आनंदी जी पीहू की बात सुन के और उसकी जिद देख के वो समझ जाती है कि पीहू बाहर जाके ही रहेगी। आनंदी जी को अब टेंशन होने लगी थी क्योंकि पीहू का बाहर जाना उसके लिए अच्छा नहीं है, पर आनंदी जी पीहू को बताती भी तो क्या बताती, क्योंकि पीहू का दिमाग 5 साल की बच्ची जितना है जिसे कोई बात समझ नहीं आएगी। पीहू डोडो को लेके आनंदी जी के बगल से जाने लगती है, जिसे देख आनंदी जी बोलती है, अच्छा रुको मैं भी आती है, और तुम गेट से बाहर नहीं जाओगी, हम घर के आंगन में ही खेलेंगे, ठीक है। पीहू अपनी मम्मा की बात सुन के खुश हो जाती है और डोडो को कस के पकड़ के खुशी के मारे खोते हुए बोलती है, डोडो देखी मम्मा भी हमें साथ खेलेगी, आज बहुत मजा आएगा आज खेलने में, क्योंकि पीहू की मम्मा भी पीहू के साथ है। पीहू जल्दी से आनंदी जी का हाथ पकड़ के उन्हें खींचते हुए घर के बाहर लेके आती है। घर के बाहर कुछ हटे कटे बॉडीगार्ड थे जो उस घर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। घर का बाहर का बड़ा गेट अंदर से बंद था, जहां 2 बॉडीगार्ड तैनात थे और बाकी के आंगन में खड़े रहकर घर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। पीहू आनंदी जी को खींचते हुए आंगन में लाती है और वही एक कोने में डोडो को बैठा देती है और आनंदी जी का हाथ पकड़ के उसे भी बैठा देती है और खुद भी बैठ जाती है। पीहू आनंदी जी को देख अपने क्यूट से आवाज में बोलती है, चलो मम्मा खेलते हैं। आनंदी जी कुछ नहीं बोलती, बस सर हाँ में हिला देती है, तो पीहू डोडो और अपनी मम्मा के साथ खेलने लगती है। पर आनंदी जी का ध्यान खेलने में नहीं था, वो तो अपनी नजरें चारों तरफ घुमा रही थी, उसे खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, रहता भी कैसे, क्योंकि पीहू जो खेल रही थी वो खेल तो किसी के समझने की बस की बात नहीं थी, पता नहीं क्या खेल रही थी। ऐसे ही कुछ टाइम बीत जाता है, पीहू डोडो और अपनी मम्मा के साथ अबे भी खेल रही थी कि तभी आनंदी जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अपनी बॉडीगार्ड को एक नज़र देखती है तो कुछ बॉडीगार्ड पीहू के आप पास आके खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ त्रियांश यॉट से बाहर आता है और वही वीर त्रियांश के पीछे चल रहा था। दो को देख के लग नहीं रहा था कि दोनों ने अभी यहाँ क्या क्या किया है। दो बड़े एटीट्यूड से चलते हुए यॉट से नीचे उतर रहे थे, उसकी नज़र में किसी को जान को एक कीमत नहीं थी। तभी वीर का फोन बजता है तो वीर फोन पिक करता है तो सामने से कोई बोलता है, आपके लिए एक डील है, एक लड़की का किडनैप करना है, आप जितना चाहो उतना पैसा मैं देने को तैयार हूं। तभी वीर बोलता है, कोई है वो लड़की और कहाँ रहती है, तो सामने से आवाज आती है, उस लड़की का नाम पीहू है और वो इंडिया में रहती है। इंडिया का नाम सुनते ही वीर रुक जाता है और बोलता है, नहीं हम ये किडनैपिंग नहीं करेंगे, आप किसी और को हायर करो। वो आदमी ये सुन के बोलता है, आप जितना चाहो उतना पैसा मैं देने को तैयार हूँ, बस आप उस लड़की को किडनैप करो और अपनी कीमत मुझे बताओ, आप कितना पैसा चाहोगे उतना देने को तैयार हूँ मैं। वीर कुछ सोचता है और उस आदमी को बोलता है, कुछ देर बाद कॉल करो बता। इतना बोलकर वीर कॉल कट करता है। डन। क्या त्रियांश ये किडनैपिंग करेगा? कौन है जो पीहू को किडनैप करने के लिए वीर को कॉल किया था? किसे बचा रही है आनंदी जी पीहू को जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी खलनायक। आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, और हाँ लाइक और रिव्यूज भी देना ना भूले ताकि मेरी ये स्टोरी आगे बढ़े और अच्छे अच्छे रेटिंग और रिव्यूज दे। ओक बाय, थैंक्स स्माइलिंग फेस। एपिसोड 9, इंडिया के गुंडे के मर गए हैं जो तुम मुझसे या दिल कर रहे हो। अब तक
त्रियांश यॉट से बाहर आता है और वही वीर त्रियांश के पीछे चल रहा था। दो को देख के लग नहीं रहा था कि दोनों ने अभी यहाँ क्या क्या किया है। दो बड़े एटीट्यूड से चलते हुए यॉट से नीचे उतर रहे थे। उसकी नज़र में किसी को जान को एक कीमत नहीं थी। तभी वीर का फोन बजता है तो वीर फोन पिक करता है तो सामने से कोई बोलता है, आपके लिए एक डील है, एक लड़की का किडनैप करना है, आप जितना चाहो उतना पैसा मैं देने को तैयार हूं। तभी वीर बोलता है, कोई है वो लड़की और कहाँ रहती है। तो सामने से आवाज आती है, उस लड़की का नाम पीहू है और वो इंडिया में रहती है। इंडिया का नाम सुनते ही वीर रुक जाता है और बोलता है, नहीं हम ये किडनैपिंग नहीं करेंगे, आप किसी और को हायर करो। वो आदमी ये सुन के बोलता है, आप जितना चाहो उतना पैसा मैं देने को तैयार हूँ, बस आप उस लड़की को किडनैप करो और अपनी कीमत मुझे बताओ, आप कितना पैसा चाहोगे उतना देने को तैयार हूँ मैं। वीर कुछ सोचता है और उस आदमी को बोलता है, कुछ देर बाद कॉल करो बता। इतना बोलकर वीर कॉल कट करता है। अब आगे वीर कॉल रखने के बाद त्रियांश को देखता है जो कार में बैठ रहा था। वीर उसे कुछ नहीं बताता है और वो कार में बैठ जाता है। वो कार वहां से हवा की स्पीड से वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद त्रियांश की कार उसी के होटल के सामने रुकती है, क्योंकि एक और डील होने वाली थी जो ज्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए उस डील को होटल में रखा गया था। वहीं दूसरी तरफ पीहू घर के आंगन में खेल रही थी। तभी कुछ बॉडीगार्ड उसके आजू बाजू आके खड़े हो जाते हैं। आनंदी जी पीहू को देखती है जो अपने में मस्त होके खेल रही थी डोडो के साथ और उससे बातें भी कर रही थी, जैसे कि डोडो अभी उसे उसके जवाबों का आंसर देगा। आनंदी जी की आंखें के कठोर हो जाती है। वो अपनी मुद्दी थोड़ा बाजू में करके ऊपर की तरफ देखती है जहां एक ड्रोन उड़ रहा था और बार बार पीहू के पास आने की कोशिश कर रहा था, पर बॉडीगार्ड के रहते उसे पीहू नहीं दिख रही थी। आनंदी जी उस ड्रोन को देख थोड़ा डर जाती है, पर अपने डर पर काबू करके अपने आप से बोलती है, अगर मैं डर गई या कमजोर बात गई तो मेरी पीहू को कौन बचाएगा। इतना बोल के आनंदी जी अपने आप को मजबूत करती है। आनंदी जी पीहू को देख बोलती है, पीहू बचा, चलो घर में चलो, कब से बाहर खेल रहे हो आप, चलो अब चल के सो जाओ। पीहू जो अपने डोडो के साथ खेल रही थी, वो आनंदी जी की बात सुन के उसे अपने छोटे छोटे आंखों से टुकुर टुकुर देखते हुए अपनी प्यारी सी क्यूट आवाज में बोलती है, अरे मम्मी अभी तो आए हैं ना हम बाहर खेलने, तो आप अभी अंदर जाने की बोल रही हो। और पीहू को निन्नी नहीं करनी है, पीहू को बस डोडो के साथ और आपके साथ खेलना है। आनंदी जी पीहू को फिर से समझाने की कोशिश करती है, पर पीहू की मान ही नहीं रही थी। घर के अंदर जाने को आनंदी जी परेशान हो जाती है और एक नज़र उस ड्रोन को देखती है जो अभी भी वही घूम रहा था। आनंदी जी उसे देख एक सांस लेती है और पीहू पे चिल्लाते हुए बोलती है, पीहू मैंने तुम्हें कहा ना अभी के अभी घर में चलो और जाके अपने कमरे में सो जाओ। पीहू जो खेल रही थी वो अपनी मम्मा की इतनी ऊंची आवाज सुन के डर जाती है और रोने लगती है। पीहू रोते हुए अपने एक हाथ से आंसू पोंछ रही थी और दूसरे हाथ में डोडो को पकड़ के खड़ी होते हुए बोलती है, पीहू आपसे कट्टी है मम्मा, पीहू आपसे बात नहीं करेगी, आपने पीहू को डांटा ना, अब पीहू आपसे बात नहीं करेगी। ये सब बोलते हुए पीहू रोते रोते घर के अंदर चली जाती है। आनंदी जी को अच्छा नहीं लगता पीहू का रोना, पर क्या करती वो भी, अगर पीहू को डांटती नहीं तो पीहू घर के अंदर नहीं जाती। आनंदी जी अपनी आंखों को खोल के उस ड्रोन को देखती है और खड़ी होती है और उस ड्रोन को गुस्से से देखते हुए अंदर चली जाती है। आनंदी जी के घर के अंदर जाते ही वो ड्रोन भी उस घर से कुछ दूरी बना लेता है, जैसे कि उस घर पर नजर रखे है। वहीं दूसरी तरफ रात के 9 बज रहे थे। त्रियांश अपना कुछ काम करके होटल के लिए निकल चुका था, वही उसकी डील साइन होने वाली थी। त्रियांश की कार उसके 7 स्टार होटल के सामने आके खड़ी हो जाती है। वहां का वॉचमैन जब त्रियांश की कार देखता है तो जल्दी से आगे आके कार का गेट खोलता है, तो त्रियांश कार से बाहर आता है और होटल में चला जाता है। वीर वही होटल में था, वो कुछ काम से जल्दी होटल आ गया था क्योंकि उसे इस डील के बारे में भी तो देखना था, इसलिए वीर पहले ही यहाँ आ गया था। तभी वीर का फोन बजता है तो वीर बिना देखे कॉल पिक करता है, तो सामने से आवाज आती है, क्या सोचा है आपने, क्या ये डील में पक्की समझूं। वीर उस कॉल को देखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, जैसे बोल रहा हो मुझे देखकर उठाना चाहिए था कॉल। तभी सामने से आवाज आती है, क्या ये डील में फिक्स करूं, मैं अभी आपको आधे पैसे भेजता हूं, बस आप उस लड़की को जल्द से जल्द किडनैप करो। वीर उसकी बात सुन के बोलता है, देखो हमें ये डील नहीं करनी है क्योंकि हम इंडिया में नहीं है और हम वहाँ की डील नहीं लेते हैं, तो आप ये किसी और से करवा लो, हम ये किडनैपिंग नहीं करेंगे समझे, अब कॉल मत करना। इतना बोल के वीर फोन रख देता है। तभी उसे त्रियांश की आवाज आती है जो बोल रहा था कि क्या हुआ। वीर त्रियांश को देख बोलता है, नहीं कुछ नहीं, बस एक डील आई थी, इंडिया की ही किसी लड़की को किडनैप करना है, मैंने मना कर दिया किडनैपिंग से। त्रियांश उसे देख बोलता है, इंडिया में इतने किडनैपर्स हैं, उन्हें छोड़कर ये हमें ही की ये डील दे रहे हैं। वीर भी बोलता है, हाँ मैं यही तो सोच रहा था कि वहां के गुंडों को छोड़कर ये यहाँ हमारे पीछे की पड़े हैं।
तभी फिर से वीर का फोन बजता है तो वीर फोन देख के त्रियांश को देख बोलता है, देख फिर से उसी का कॉल है। त्रियांश उसे देख बोलता है, कॉल पिक कर और स्पीकर कर रख। वीर वही करता है तो सामने से वही आवाज आती है, आप जितना चाहो उतना पैसा देने को तैयार हूँ, बस आप इस लड़की को किडनैप करो, आधा पेमेंट अभी कर दूंगा आप चाहो तो। त्रियांश उसकी बात सुन, उसकी आवाज सुन के 1 मिनट के लिए सोच में चला जाता है, फिर अपना सर झटक के वीर के हाथ से फोन लेके बोलता है, इंडिया के गुंडे क्या मर गए जो तुम मुझसे ये डील कर रहे हो? वो आदमी त्रियांश की आवाज सुन के 1 मिनट के लिए चुप हो जाता है, फिर अपने सेंस में आके बोलता है, यहाँ के गुंडे आप जैसा काम नहीं करते हैं, जैसे कि आप अगर कोई डील हाथ में लेते हो तो उसे पूरा करते हो, और जब आप कोई किडनैपिंग का डील लेते हो तो उसे तब तक अपने पास रखते हो जब तक डील करने वाला आपको कॉल करके ये डील खत्म नहीं करता, तब तक ये डील चलती रहती है। त्रियांश उसे बस इतना बोलता है कि हम ये डील नहीं करना चाहते हैं, तो अब तुम किसी और को हायर करो समझे, और हाँ अब कॉल मत करना वरन तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना बोल के त्रियांश कॉल कट करता है और वीर को उसका फोन देता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। डन। कैसे होगी त्रियांश और पीहू की मुलाकात? कोई है जो पीहू पर नजर रखे है? क्या आनंदी जी उससे बचा पाएगी? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी स्टोरी खलनायक। रिव्यूज और अच्छे अच्छे रेटिंग देना ना भूले ताकि मेरी ये स्टोरी आगे बढ़े, तो प्लीज रिव्यूज दे और कमेंट भी करे और हाँ लाइक भी करे ताकि ये स्टोरी आगे बढ़ सके, और शेयर भी करे अपने दोस्तों से। ऑफ बाय थैंक्स। एपिसोड 10। त्रियांश ओबरॉय के बेड तक आए, इतनी किसी लड़की की औकात नहीं है अब तक। त्रियांश उसकी बात सुन, उसकी आवाज सुन के 1 मिनट के लिए सोच में चला जाता है, फिर अपना सर झटक के वीर के हाथ से फोन लेके बोलता है, इंडिया के गुंडे क्या मर गए हैं जो तुम मुझसे ये डील कर रहे हो? वो आदमी त्रियांश की आवाज सुन के 1 मिनट के लिए चुप हो जाता है, फिर अपने सेंस में आके बोलता है, यहाँ के गुंडे आप जैसा काम नहीं करते हैं, जैसे कि आप अगर कोई डील हाथ में लेते हो तो उसे पूरा करते हो, और जब आप कोई किडनैपिंग का डील लेते हो तो उसे तब तक अपने पास रखते हो जब तक डील करने वाला आपको कॉल करके ये डील खत्म नहीं करता, तब तक ये डील चलती रहती है। त्रियांश उसे बस इतना बोलता है कि हम ये डील नहीं करना चाहते हैं, तो अब तुम किसी और को हायर करो समझे, और हाँ अब कॉल मत करना वरन तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना बोल के त्रियांश कॉल कट करता है और वीर को उसका फोन देता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। अब आगे होटल ही त्रियांश का है, तो उसके लिए एक सेपरेट हॉल था जहां वो मीटिंग करता है। त्रियांश वहां ही जाता है जहां मीटिंग होने वाली थी। त्रियांश हॉल में आके देखता है तो सामने एक आदमी था जिसकी उम्र करीब 40 साल की होगी, और एक लड़की थी जिसने 3 पीस शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी। त्रियांश उसके सामने आता है तो वो दोनों खड़े हो जाते हैं और त्रियांश को देख अपना हाथ आगे बढ़ाकर बारी बारी दोनों त्रियांश से हाथ शेक करते हैं और अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। वीर भी वहां आता है और त्रियांश को देख बोलता है, मैंने पेपर पढ़ लिए हैं, तू भी एक बार देख के उसके बाद ही साइन कर। त्रियांश कुछ नहीं बोलता, बस सामने बैठे दोनों को देखता है और कुछ मीटिंग और प्रोजेक्ट की बातें करता है और पेपर साइन करता है। कुछ घंटे ऐसे ही मीटिंग चलती है, फिर मीटिंग खत्म होते ही वो दोनों जन उठ जाते हैं। वो आदमी त्रियांश से हाथ मिलाता है और वो लड़की भी त्रियांश से हाथ मिलती है, पर त्रियांश का हाथ छोड़ती नहीं है, जिसे देख त्रियांश अपने नजरें उठाकर उस लड़की को देखता है। वो लड़की त्रियांश को आंखों से ही इशारे करने लगती है और उसके हाथ पर अपने हाथ के अंगूठे से उसका हाथ सहलाने लगती है, जिसे त्रियांश समझ जाता है कि वो लड़की क्या करना चाहती है और क्या कर रही है, जिसे देख त्रियांश के चेहरे पर भी तेजी स्माइल आती है। त्रियांश की स्माइल देखकर वो लड़की समझ जाती है कि तीर निशाने पर लगा है, जिसे वो लड़की भी स्माइल करने लगती है और उस आदमी के साथ उसे होटल के अंदर जाती है, क्योंकि वो लोग एक रात इसी होटल में रुकने वाले थे और कल सुबह यहाँ से निकल जाने वाले हैं। त्रियांश भी वहां से चला जाता है, वीर भी त्रियांश के पीछे पीछे चला जाता है। त्रियांश रूम में जाने से पहले वीर को देखता है तो वीर जल्दी से हमें सर हिला देता है। त्रियांश रूम में चला जाता है और वीर एक वेटर को बुला के त्रियांश के दूसरे रूम में कुछ सामना रखवा देता है और अपने रूम में आके बैठ जाता है। कुछ देर बाद त्रियांश के रूम का डोर कोई नॉक करता है। त्रियांश के चेहरे पर डेविल स्माइल आती है और वो जाके डोर ओपन करता है तो सामने वही लड़की खड़ी थी जो कुछ देर पहले हॉल में मीटिंग कर रही थी। उस लड़की ने नाइट सूट पहना था जो काफी ज्यादा रिवीलिंग था, जिसमें से उसकी बॉडी के कुछ कुछ पार्ट दिख रहे थे। वो लड़की त्रियांश के रूम में आती है और त्रियांश के चेस्ट पर हाथ रख के सहलाने लगती है, जिससे त्रियांश की सांस भारी हो जाती है। वो उस लड़की को उठा लेता है और एक डोर के सामने जाके उसे ओपन करता है तो सामने एक और रूम था जो इस रूम से अटैच, और हाँ ये वही रूम है जिसके बारे में हमें पहले चैप्टर में पढ़ा था। वो लड़की उस रूम को देख शौक होते हुए बोलती है, त्रियांश हम इस रूम में क्यों आए हैं? उस रूम में भी तो सब हो सकता है ना। त्रियांश उसे देख बोलता है, त्रियांश ओबेरॉय के बेडरूम तक जाने की किसी लड़की की इतनी औकात नहीं है। उस लड़की ये सुन के गुस्सा आता है और वो उसके गोद से नीचे उतरकर बोलती है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, और ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम किसी लड़की के बारे में?
त्रियांश उसे देख डेविल स्माइल करते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम्हें बुरा लगा तो, पर मेरा यही वसूली में किसी लड़की को अपने बेडरूम और बेड तक नहीं आने देता हूँ। तुम्हें भी फिजिकल नीड की जरूरत है और मुझे भी, तो देखो यहाँ करो या फिर मत करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना बोल के त्रियांश पीछे मुड़ जाता है जाने के लिए। तो वो लड़की जल्दी से त्रियांश का हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने पास लेते हुए बोलती है, अरे तुम तो बुरा मान गए, मैं तो यहाँ भी खुश हो, मुझे तो बस तुम चाहिए आज रात के लिए और कुछ नहीं। त्रियांश उसकी बात सुन के तिरछा मुस्कुरा देता है और उसके कपड़े उतारने लगता है। वो लड़की भी त्रियांश के कपड़े उतारने लगती है और देखते ही देखते त्रियांश उसके सारे कपड़े उतार देता है और उसे उठा के बेड पर सुला देता है और बेड से लगे ड्रावर से एक पैकेट निकालता है। वो लड़की त्रियांश की मस्कुलर बॉडी को देखकर ही पागल हो रही थी। वो त्रियांश को देख बोलती है, आज रात बड़ा मजा आने वाला है, जिसे सुन त्रियांश भी मुस्कुरा देता है और उसके ऊपर झुककर उसके गर्दन पर किस करने लगता है और देखते ही देखते त्रियांश उसके साथ इंटीमेट होता है और उस लड़की की मदहोश कर देने वाली सांसें पूरे रूम में गूंजने लगती है, जिसे पता चल रहा था कि उस रूम का माहौल क्या हो गया है। 4 घंटे बाद त्रियांश उस लड़की से अलग होता है और इसी लड़की के चेहरे को देखता है जो पूरा पसीने से भीग गया था और उसके चेहरे पर सेटिस्फैक्शन दिख रहा था और थकावट भी दिख रही थी। त्रियांश उसे अलग होता है और अपने हाथ में पकड़े पैकेट को उस रूम के फ्लोर पर फेंक देता है, जहां ऑलरेडी कुछ पैकेट थे जो त्रियांश ने अभी कुछ देर पहले यूज किया था। त्रियांश अपने कपड़े उठाता है और उसे पहनकर उसे रूम से अपने रूम में चला जाता है। वो लड़की अधखुली आंखों से त्रियांश को जाते हुए देख रही थी, पर वो उसे नहीं रोकती है क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल गया था, इसलिए वो लड़की वहीं सो जाती है। त्रियांश अपने रूम में आता है और वॉशरूम में चला जाता है। शॉवर ऑन करके त्रियांश शॉवर के नीचे खड़ा हो जाता है और नहाने लगता है। कुछ देर बाद त्रियांश वॉशरूम से बाहर आता है और कुछ निर्मल कपड़े पहनकर बेड पर जाके लेट जाता है। डन। बहुत जल्द त्रियांश और पीहू आमने सामने हो गए। देखते हैं कैसी होती है उनकी पहली मुलाकात। मुझे पता है कुछ ज्यादा ही देर हो गया है, अब तक पीहू और त्रियांश का आमना सामना ही जाना चाहिए था, पर क्या करूं, स्टोरी के हिसाब से ही चल रही हूं क्योंकि मेरा हीरो ही खलनायक है, तो कुछ खलनायक जैसा मुझे उसे दिखाना पड़ेगा ना, इसीलिए दोनों की मुलाकात में लेट हो रहा है। पर कोई नहीं, अगले 2-3 चैप्टर में पीहू और त्रियांश आमने सामने हो गए। आज का चैप्टर कैसा लगा जरूर बताना मुझे कमेंट करके, और हाँ लाइक भी कर दो यार, और हाँ अच्छे अच्छे रिव्यूज देना ना भूले और अच्छे अच्छे रेटिंग देना। ऑफ बाय थैंक्स स्माइलिंग फेस। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल DK स्टोरी वर्ल्ड। पृथ्वी 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 पृथ्वी।